This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? कोई बंदा कंफर्म कर देगा कि आवाज़ सबको ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, ओके हो सही गया। आ रही है। हमने क्वेश्चन कुछ दिए थे करने के लिए, तो बताएं कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे ना हुआ। क्वेश्चन मेरे 11, 12 और 13 थे, तो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या टैली आपका नहीं हुआ वो हम देख लेते हैं। जी मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन आपका टैली नहीं हुआ? ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के बारे में कहा गया है, और अब्दुर्रहमान ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ उनसे, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो तीनों हो गया। फिर चलिए हम देखते हैं, कुछ लोगों के सारे ही हो गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को देख लेते हैं। उसकी वजह, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 ना हमने क्लास में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 12 से, और 13 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा करना कि क्वेश्चन नंबर 11 को जो सोल्यूशन आपने किया है ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ वो इसको देख लेगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अपने पास कैलकुलेटर, रजिस्टर आप सामने ओपन करें, ताकि क्वेश्चन करने में हमें कोई परेशानी ना हो। कैलकुलेटर भी आप अपना सामने रखें। जी, सारे लोग अपना कैलकुलेटर और रजिस्टर और असाइनमेंट, इन तीन चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्वेटा ट्रैक लिमिटेड एज एट 30 जून वाज द फॉलोज। लिखा हुआ है, एसेट्स आपको नॉन कंटेस्टेड में प्रॉपर्टी गिवन है, उनकी डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी ऐसा ही है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री बताई है, ट्रेड रिसीवेबल बताए हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बताए हैं। क्लोजिंग नहीं है इसमें। फिर टोटल एसेट्स, कैपिटल में इक्विटी बताया हुआ है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताया है, लायबिलिटी के अंदर लोन, ऑपरेटिंग ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, अक्रूड इंटरेस्ट। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट गिवन है वो 2 सालों की गिवन है। एक बात मैं आपको बताने लगा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ना इनकम स्टेटमेंट हमें अपने साल की जरूरत होती है, पिछले साल की जरूरत नहीं होती। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों सालों की चाहिए होती है, इनकम स्टेटमेंट सिर्फ 1 साल की चाहिए होती है। ओके होगी बात? तो इसलिए हमने सिर्फ 2015 को देखना है। 2014 में जो कुछ गिवन है हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टैक्स भी फॉर द ईयर चाहिए होता है, इंटरेस्ट भी फॉर द ईयर चाहिए होता है, हर डेप्रिसिएशन भी फॉर द ईयर चाहिए होती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15,400, फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट 1000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,400, इनकम टैक्स एक्सपेंस 2000, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,400। तो मेरे भाई, इस सवाल के अंदर हमें जो चीज चाहिए वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके। उसके बाद उसने बताया कि इक्विपमेंट ऑफ द
carrying amount 250,000 was sold at the beginning of the year 2015 for rupees 350,000. This equipment had originally cost 1 million. वो कहता है कि जो इक्विपमेंट आपने बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन है। तो यहां से हमें इक्विपमेंट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आइडिया हो जाएगा। इन रीसेंट ईयर्स नो डिविडेंड हैव बीन पेड, ये भी उसने बता दिया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं मेरे भाई, आप अपना सवाल सामने रखें। और मैं बार बार एक बात कहता रहता हूं कि जिस बंदे ने किया, हम सब ने पास होने के लिए पढ़ना है। तो पास होने के लिए ना एक टेक्निक है, वो है प्रैक्टिस अकाउंटिंग के लिए। याद रखिएगा, आप सवाल लाजमी किया करें, चाहे गलती क्यों ना हो जाए। सवाल किए बगैर गुजारा नहीं है। तो आ जाए जरा, सबसे पहले वो सब कुछ ऊपर फॉर्मेटिंग लिखने की बजाय हम डायरेक्ट सवाल शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप अपने सामने असाइनमेंट रखेंगे तो कितना है? 14,400 2015 में। डन, नजर आ गया? 14,400। एडजस्टमेंट में चलते हैं। एड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वर्किंग नंबर 1, क्योंकि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम वर्किंग कर लेते हैं। जी जनाब, वर्किंग नंबर 1 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। इसका चाहे इकट्ठा लेजर बना लिया करो, चाहे अलग अलग बनाया करो, आपकी मर्जी है। ब्रॉडो जी मेरे भाई, आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ब्रॉडन गिवन है वो है 3000, द प्रॉपर्टी का 1000, प्लांट एंड इक्विपमेंट का 2000। तो क्योंकि बात, तो 3000 हमारे पास ब्रॉड ऑन है, 1000 प्लस 2000। कैरिड ऑन भी कुछ ऐसा ही है। $4,000 है और डबल 250 है, 4000 प्लस डबल 250, 6250। जो एसेट हमने बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में भी उसने बताया हुआ। कहता है जो एसेट बेचा है उसकी ओरिजिनली कॉस्ट 1 मिलियन है और 250 उसकी बुक वैल्यू है। ऐसे ही बताया हुआ है। सवाल आपके सामने है। कहता है कि आपने जो एसेट बेचा है, ये देखें, इक्विपमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट 250, क्योंकि इन थाउजेंड्स में है, बेचा 350 का और उसकी ओरिजिनली कॉस्ट 1 मिलियन थी। क्लियर होगी बात? चलें जनाब, 750। तो जनाब मुझे बता दें जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कितनी आ रही है? जल्दी करें। 4000। 4000। गुड, ओके। तो हमारे पास 4000 आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर।
उसके बाद टैक्स एक्सपेंस की बात की गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात की गई है, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1000 फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। ये फॉर द ईयर है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट गिवन है। आप मुझे बताएं कि आपको जो एसेट आपने बेचा है उसके ऊपर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। 250 वाला एसेट आपने 350 का सेल किया, गेन ऑन डिस्पोजल। एक बंदा रिस्पॉन्स करता रहेगा ताकि आइडिया रहे कि आप लोग सारे ही। कितना है गेन? 100। चलें। यस सर। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कोई बात क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो बताएं, क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, क्योंकि उसका गेन या प्रॉफिट या लॉस आ रहा हो, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जी मेरे बताइए, 19,300 आ रहा है उस्मान का मैसेज। यस सर 19,300। 19,300। जी मेरे भाई, उसके बाद हम अपने वर्किंग कैपिटल को चेंज कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल में जो एसेट्स आपको लिखवाए गए हैं कि वो इसमें नहीं आएंगे, बाकी सारे लिखेंगे। और हमेशा याद रखें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाले हेड पे जाना होता है। ये हमारा करंट एसेट है इन्वेंट्री, 11,000 से 16,000 हो गया, बढ़ गए। 5,000 से इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000। करंट एसेट बढ़ते हैं तो आउटफ्लो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, और हमें पता है क्वेश्चन के अंदर अगर ना बताया हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन, तो वो ऑलरेडी जो गिवन होते हैं डेटर्स नेट होते हैं। तो 2700 से 9950 हो गए, तो 7250 से बढ़ गए। इंक्रीज इन डेटर 7250। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो अमाउंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की है, तो हम चले जाते हैं करंट लायबिलिटीज। ओवरड्राफ्ट हम लेते नहीं है। ट्रेड पेएबल 11,000 से 8,000 हो गए, कम हो गए। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 3,000, कम हुए तो आउटफ्लो। फिर हमारे पास है जनाब इनकम टैक्स और एक्रूड इंटरेस्ट, इनमें से किसी को भी नहीं लेते, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट 4050। आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 4050। क्लियर होगी बात जनाब। और यहां पर हमें मजीद 2 लेजर बनाने पड़ेंगे,
एक इंटरेस्ट पेड का और एक टैक्स पेड का। इंटरेस्ट पेड वर्किंग नंबर 2, टैक्स पेड वर्किंग नंबर 3। अब चाहो तो इसकी डायरेक्ट वर्किंग भी कर सकते हो, मैं आज वो बताने लगा हूं अभी आपको, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाया करे। वर्किंग नंबर 2 इंटरेस्ट पेड, हमारे पास ब्रॉड ऑन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 200 और कैरिड ऑन 700, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा हुआ था इंटरेस्ट वो कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट 1000। तो अब क्लोज कर देते हैं। तो जो पे किया है कैश के नाम से जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो 500 है। अब जरा सुनिएगा प्लीज, आप लोगों ने ये जो लेजर होता है ना, ये इस एक टाइप की इक्वेशन होती है, तो दिमाग में भी लेजर आप बना सकते हो कि ये दो साइड्स एक चीज होती हैं और ये दो साइड्स एक चीज होती है। अगर देखो ना, या कैश गिवन होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा। जो चीज फाइंड करनी होती है, जैसे इसमें हमने कैश फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड के टोटल में से इस साइड का बाकी टोटल माइनस कर देंगे। यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इंटरेस्ट पेड का ब्रैकेट के अंदर 200 प्लस 1000 माइनस 700, ऐसे लिखने के बाद अमाउंट 500 लिख देते। यानी हमें पता है जिस साइड में हमने जो चीज फाइंड करनी है, उस साइड की जितनी बाकी चीजें होंगी दूसरी साइड में से जाकर माइनस हो जाएंगी। जैसे कभी हमें चाहिए होगा कैश और कभी चाहिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो दिमाग में लेजर रख के डायरेक्ट भी करने की हमने प्रैक्टिस करनी है टाइम सेव के लिए। और ये सिर्फ छोटे लेजर्स के लिए करने हैं, बड़े लेजर्स के लिए हमेशा लेजर ही बनाया करो। यानी ऐसे पेएबल के लिए, प्रीपेड के एक्सपेंसेस के लिए इस तरह का लेजर बनाया जा सकता है। फिर हम वर्किंग नंबर 3 भी इस तरह से देखते हैं टैक्स पेएबल के बारे में। जी मेरे भाई, टैक्स पेएबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग हमें गिवन है 1000 और 1800। ब्रॉड ऑन है 1000, कैरी डाउन है 1800, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो है मेरे भाई 2000। हमने सिर्फ 2015 का लेना है, हम पिछले साल के साथ हमारा इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर चाहिए होती है। कैश के नाम से कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर 1200। बिल्कुल सेम वही चीज, जो चीज हमने फाइंड करनी होती है दूसरी साइड के टोटल में से उस साइड का टोटल माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 2000 माइनस 1800। कुछ इस तरह से भी हम आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको इस लेजर के ऊपर प्रॉपर ग्रिप हो। ऐसे नहीं कि जब दिल किया, यानी फजूल तरीके से नहीं काम करना। अगर ग्रिप है तो ये वन लाइन वर्किंग करनी है, वरना लेजर बना लेना। इंटरेस्ट पेड हमारे पास 500 आ गया था और टैक्स पे हमारे पास 1200 आ गया था, और हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 2350।
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टू थ्री 50 और इसको हम कह देते हैं ए। इसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंटरेस्टिंग है, बल्कि इसमें इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें तो नहीं है क्योंकि उसने सब कुछ तो बता दिया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आखिरी लाइन को पढ़ते चलते हैं कि 1000 रुपए का एसेट बेचा था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और 350 का बेचा था। और ऊपर जाकर हम देख लेते हैं कि दोनों को इकट्ठा लेजर बना लेते हैं एक ही, क्योंकि इसमें हमें चाहिए सिर्फ नॉन करंट एसेट होता है। 12,000 और 5,000 ओपनिंग बैलेंस है, 22,000 और 5,000 क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन यहां से क्लियर लग रहा है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने ना खरीदा है ना बेचा है। 5,000 ओपनिंग था और 5,000 ही क्लोजिंग है, फिर भी हम इकट्ठा लेजर बना रहे हैं। तो वर्किंग नंबर 4 वर्किंग नंबर 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट आप लिख सकते हो। ब्रॉड ऑन 12 और 5 17,000 डायरेक्ट में लिखने लगा हूं। कैरी डाउन है हमारे पास 22 और 5 27,000, तो ये उल्टा लिखा गया, ब्रॉड ऑन इस साइड पर लिखना था और कैरी डाउन इस साइड पर लिखना था। जी जनाब, 17 और 27 70,000 और 27,000 जो हमने बेचा एसेट वो 1,000 वाला था। लो मेरे भाई, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 11,000। क्योंकि बात चले जी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, पेपर में आपने पूरा लिखना है नॉन करंट एसेट, ऐसे एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल कितना था 350, खत्म होगी बात। पीपीई का लेजर जोहा ने कहा है कि रिपीट कर दे। देखो आप अपने सामने रखें, असाइनमेंट आप अपने सामने रखें। ये जो 17,000 मैंने ब्रॉडऑन में लिखा है, दोनों के ब्रॉडऑन को ऐड करके लिखा है। 12,000 प्लस 5,000 और कैरी डाउन भी मैंने प्लस करके लिखा है 22,000 प्लस 5,000। ठीक है, जो हमने एसेट बेचा था 1 मिलियन का था, क्योंकि सारी अमाउंट्स इन 1000 में है, इसलिए हमने 3 जीरो के बगैर लिखा। इसको बैलेंस किया तो हमारे पास 11,000 बैलेंस की फिगर। कुछ लोग क्लास के एंड का इंतजार करने लगे, अभी तो आधा घंटा हुआ है, हमारी क्लास 10 बजे खत्म होगी, तो इसलिए आप अपने नाश्ता को 9:50 पर बनवाने का ऑर्डर देना। चले मेरे भाई, हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
जी जनाब 10650 डन। उसके बाद आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे चलते हैं। अगर आप देखें कि कैपिटल के अंदर 3000 ओपनिंग बैलेंस है और 3000 ही क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारे पास बी आ गया। उसके बाद जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 3800 ओपनिंग है और 16200 क्लोजिंग है, और उसने एक बात कही है कि इस साल कोई डिविडेंड पे नहीं किया। आपको पता है क्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हमें सिर्फ दो चीजें मिलती हैं, सिर्फ दो चीजें, एक प्रॉफिट और दूसरा डिविडेंड। प्रॉफिट उसने दे दिया और डिविडेंड कहता है पे ही नहीं किया, तो अक्यूमुलेटेड लेजर को बनाने की जरूरत नहीं है अभी। अगर आप बनाओगे भी सही तो बैलेंस करेगा, बना के देखोगे भी सही तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग और प्रॉफिट लिखोगे तो इसका डिफरेंस किसी साइड पर भी नहीं आएगा। जस्ट मैं आपकी तसल्ली के लिए बना रहा हूं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस लेजर। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं थी। हमें इसमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बना रहे हैं क्योंकि इसमें सवाल के अंदर उसने खुद कह दिया कि डिविडेंड पेड नहीं है। 3800 हमारा ब्रॉडऑन है। और कैरी डाउन है हमारे पास 16200। और यहां पर हम लिखते होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिखते बल्कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12400। 12400 तो आप देखें दोनों साइड पे 16200 पूरा पूरा आ रहा है, कोई इसकी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही। अदरवाइज इस क्वेश्चन से डिविडेंड फाइंड हो सकते थे, बट उसने सवाल के अंदर खुद कह दिया है कि डिविडेंड हमारा पे नहीं हुआ इस साल। तो आज लोन को देख लेते हैं कि कोई लोन की एडजस्टमेंट है। तो लोन 10,000 था, अब 6,000 रह गया। लोन पे किया 4,000 से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ एक चीज है, लोन पेड 2000 से। ओके की बात, चलें जी। और यही जी इसमें कैपिटल का लेजर नहीं बनेगा, शेयर कैपिटल का। कैपिटल का लेजर तब बनता है जब उसके अंदर कोई चेंज आ रहा हो। कैपिटल में देखे ना ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, यस सर। ठीक, तो जरूर बनता अगर उसके अंदर कोई चेंज आता या उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई होती। इसलिए हमने ना अपना टाइम बहुत सेव रखना होता है इसमें, चीजों को ध्यान से कि हर सिर्फ उस चीज का लेजर बनाना है जिसकी जरूरत हो हमें। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर जी क्वेश्चन था जी सवाल पूछें। सर, अगर डिविडेंड का जो ड्रॉडाउन और कैरी डाउन दिया हो वो दोनों बराबर हो तो उसका लेजर बनेगा या नहीं बनेगा? फिर जरूरत नहीं होती, फिर फॉर द ईयर जो डिविडेंड है ना अगर बराबर हो तो वही होता है। बनाएंगे तब भी वही फाइंड होगा, सही। ना ही बनाएंगे तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हो ना तो इसका मतलब है जो फॉर द ईयर है यस सर, वही पे हुआ। नेट सही डिक्रीज है। in cash
एंड कैश इक्विवेलेंट। जी कितना आ रहा है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? ए प्लस बी प्लस सी 12,300। एक मैसेज मुझे मिल रहा है, वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो वो मैंने कंसंट्रेट नहीं किया। टैक्स पेबल के बारे में कोई पूछ रहा है, वो दोबारा मैसेज करे प्लीज। सिर्फ वही बंदा मैसेज करे जो टैक्स पेबल के बारे में पूछ रहा है, टैक्स के लेजर के बारे में। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ये सवाल पूछा गया कि जो टैक्स पेबल के अंदर मैंने बनाया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट कैसे है। देखें जोहर, ये आप अपने 2015 की इनकम स्टेटमेंट देखें तो इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखा होगा 2000। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही तो दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो होता है, तो ये उस एसओसीआई के अंदर ही गिवन है 2000, तो ये अमाउंट यहां से ली थी एक्सपेंस फॉर द ईयर। चले जनाब, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास था सर जी, सर ये वर्किंग के नंबर नहीं होते? होते हैं। सर आपने कहा था ना कि लेजर बनाने की बजाय वैसे प्लस माइनस कर ले, तो अगर हमने लेजर नहीं बनाया तो वो नंबर नहीं काटेंगे? वो मेरी बात सुने, वो उस लेजर के नंबर होते हैं जो बहुत बड़ा लेजर, अच्छा लेजर हो। और दूसरा जो मैंने आपको कहा है ना कि वो फिर जो मैंने नीचे की लाइन लिखी है ना, आपने उस लाइन में वर्किंग कर देनी है। मैं वो भी आपको बताता हूँ कि आपने लिखना वो कैसे है। पहले आप यहाँ पर आए कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू बता दें 1300। तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितना आ रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 11,000। और यही क्वेश्चन के अंदर ओवरड्राफ्ट। जी, तो जरमीन का सवाल था कि सर वर्किंग के नंबर होते हैं, तो फिर वो आपने वर्किंग कुछ इस तरह से करनी है, जैसे आपने इंटरेस्ट पेड लिखा ना, तो यहाँ पर जहां पर मैंने वर्किंग नंबर 2 लिखा है, यहाँ पर फिर आप वर्किंग नंबर 2 नहीं लिखोगे, बल्कि फिर आप लिखोगे 1000 जो उसका टैक्स पेबल 200 कुछ इस तरह से प्लस 1000 माइनस 700। तो ये वर्किंग वहां पर ही आ जाएगी, तो ये वर्किंग शो हो जाएगी। सर ये शो करना जरूरी है? हम वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते? बेहतर होता है शो करें, क्योंकि हो सकता है कि उसको चाहिए हो कि ये अमाउंट कहाँ से आई, तो फिर जरूरी होता है शो करना, इसलिए इसके नंबर जरूरी है। लेजर बनाना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, चले जी, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे मैसेज मिला है कि मैं कुछ जूम आउट करूं इसको, ताकि कुछ लोगों ने जो लेट ज्वाइन किया है। चले जी, जूम आउट सवाल हो गया। तकरीबन यही है सवाल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में इतना ज्यादा मसला नहीं था, ऐसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था और तकवा का मैसेज के साथ क्लोजिंग का टोटल ही तो लिखा है, गिवन ही एक है। तकवा बेटे, गिवन ही एक ही वैल्यू थी, टोटल ओपनिंग 0 था, तो क्लोजिंग हमने लिख दिया। चले नेक्स्ट हम चलते हैं। ये अगर 2-3 सालों सर ओपनिंग में 1300 कैसे आया?
ओपनिंग में 1300 गिवन ही 1300 है। आप देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके सामने है, ट्रेड रिसीवेबल के नीचे ओपनिंग 1300 है और क्लोजिंग यहाँ पर नहीं गिवन, वो नीचे ओवरड्राफ्ट में क्लोजिंग गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1300 नजर आ रहा है ना, और सर वो नीचे ओवरड्राफ्ट में आपको नजर आ रहा है। सर वर्किंग जैसे हम ये उसी कि पेज दो पर तीन कर साल सकते हैं या अभी नेक्स्ट पेज पे करना जरूरी नहीं, उस पेज पे नहीं करते, सोल्यूशन वाले पेज पे नहीं करते कभी, ठीक है। है? नेक्स्ट सर पेज पेज पे पे भी दरमियान में लाइन लगा के साइड पर कर दे तो वो ज्यादा इजी रहता है। इजी तो बिल्कुल रहता है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन प्यारी नहीं रहती। आप कोशिश करें कि आप नेक्स्ट पेज पे वर्किंग करें। ऐसा कर ओके सकते हैं कि सर तो जैसे पहले वर्किंग कर लें और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। नहीं नहीं नहीं, इस तरह भी नहीं करना, पहले सोल्यूशन बाद में वर्किंग। आई कैप का जो फॉर्मेट सोल्यूशन का दिया हुआ है ना हमें, वही बेस्ट है। जी चलें जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अच्छा, लोन के बारे में कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, लोन पेड है इसलिए आउटफ्लो लिखा है। ये सवाल भी अच्छा सवाल है, और इस सवाल में जो नई चीज है ना, वो है कि जो हमने अभी तक जो प्रैक्टिस के अंदर जितने भी सवाल किए हैं, हमने उसके अंदर जो लेजर बनाया है ना पीपीई का, नॉन करंट एसेट्स का, वो बनाया है कॉस्ट पे। ये पहला सवाल है जो यानी जिसको हमने नॉन करंट एसेट को हमने बुक वैल्यू पे बनाना है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट बताया हुआ है और फिक्सचर एंड फिटिंग भी बताया हुआ है और उसकी टोटल वैल्यू भी बता दी। तो हम टोटल से ही शुरू करेंगे। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता है, टाइम के बारे में ना बताया हो तो हम अपनी मर्जी करते हैं, और अगर बताया हो तो फिर लेस देन 3 मंथ को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और उससे ज्यादा हो तो वर्किंग कैपिटल में ले सकते हैं। कैश ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। फिर उसके बाद हमारे पास इक्विटी है, शेयर प्रीमियम है, ये अच्छा सवाल है, और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है। और नीचे उसने बता दिया कि नोट नंबर 1 में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जाकर देख लो। अच्छा, एक बात और भी इसमें ख्याल रखिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप गौर फरमाए ना कि इसमें 2014 और 15 की प्लेसिंग चेंज की हुई है। मोस्टली 2014 मतलब जो लोअर ईयर होता है वो यानी राइट साइड पर गिवन होता है, लेकिन इसमें 2015 राइट साइड पर गिवन है और 2014 लेफ्ट साइड पर गिवन है। जल्दी में सवाल कहीं गलत ना कर बैठना। पेपर में एक स्टूडेंट के साथ ऐसा वाकया 2014 में पेश आया था। उसने क्या किया, सॉरी 2015 में, याद आ गया, मार्च 2015 की अटेम्प्ट थी। तो उसने ऐसा किया कि ओपनिंग को क्लोजिंग लिख दिया और क्लोजिंग को ओपनिंग लिख दिया। चलें जनाब, इक्विटी है, रिजर्व है, करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल है, इनकम टैक्स पेएबल है और ट्रेड पेएबल। फिर उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, इनकम टैक्स और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। नोट नंबर 1 मतलब उसने हमें बताया है, लेजर बनाकर दे दिया है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। अब गौर फरमाइएगा, बैलेंस 431 है, ऊपर देखिएगा 431 लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1071 ऐड कर दिया, डिविडेंड माइनस कर दिया और कैरीड ऑन लिख दिया। मतलब ये उसने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का लेजर हमें बना कर दिया हुआ है एक कॉलम फॉर्म में। तो इसलिए हम अक्यूमुलेटेड लेजर, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग का लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने जब खुद बनाकर दे दिया, ब्रॉड ऑन दे दिया, पैट उसमें ऐड कर दिया, डिविडेंड माइनस कर दिया, तो बैलेंस हमें गिवन है।
तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते अदर इंफॉर्मेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट विद कैरिंग वैल्यू 184 वाज डिस्पोज्ड फॉर 203 while a new item of plant was purchased 312। 184 बुक वैल्यू वाला एसेट हमने बेच दिया 203 पे। यहां से हमें गेन या लॉस का भी आइडिया होगा कि गेन हो रहा है या लॉस। फिर आगे सेकंड में फिक्सचर एंड फिटिंग विद द कैरिंग अमाउंट 100 डिस्पोज्ड फॉर रुपीज 95। 1,00,000 वाला एसेट हम बेच रहे हैं 95,000 में, यहां पर लॉस हो गया। तीसरे नंबर पर डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज्ड ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 351। मेरे भाई इस 351 को अगर आप फिक्सचर एंड फिटिंग का लेजर अलग से बनाते हो तो ठीक है, अगर आप इकट्ठा बनाते हो तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब अगर उसने अलग बता ही दी है तो हम भी दोनों के अलग अलग लेजर बना देते, ठीक है। अगर उसने अलग अलग हमें बता दिया है तो हम भी दोनों अलग अलग लेजर बना देते हैं, ठीक है जनाब। आ जाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रॉफिट उसने हमें दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1381। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जोहा कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी पूछें। ओके चले जी, रजिस्टर और कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, प्रॉफिट कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1381। ओके 13 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट उसने बनाकर दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है 1381। रुपीज इन 1000 में है 13 एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्नीचर और फिटिंग की डेप्रिसिएशन हमें बताई है। अगर आप गौर फरमाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन में थर्ड एडजस्टमेंट में कहते हैं डेप्रिसिएशन recognized on fixture and fitting amounting to rupees 351। तो 351 हमें फिक्सचर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन गिवन है, बट हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। उसने हमें बता दिया कि 184 वाला एसेट बेचा है, 312 वाला एसेट खरीदा है, तो इसका हम लेजर बना लेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट का। वर्किंग नंबर 1 प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आप लोग बता दीजिए कि प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन कितना है। 2086। कैरी डाउन भी बता दें, कैरी डाउन भी बता दें।
2130 2130। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बता दिया है सर कि 2103 है। सॉरी 21 2103 डिस्पोजल उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया है और एडिशन भी उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया। आप देखें कि उसने कहा है कि 184 वाला एसेट बेचा है और 312 वाला एसेट खरीदा है। लो मेरे भाई, डेप्रिसिएशन के नाम से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाए। आप चाहते तो इसको बना सकते थे, उस तरह से भी गठा भी बना सकते, लेकिन गठा बनाने की हमें जरूरत क्या है जब उसने खुद हमें डेप्रिसिएशन बता दी थी फिटिंग एंड फिक्सचर की। डन होगी बात? चलें जी, टोटल कर लें इसका। ये आ जाएगा हमारे पास 462। अब एक के ऊपर गेन आ रहा है, एक के ऊपर लॉस आ रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल गेन ऑन डिस्पोजल 19 और लॉस ऑन डिस्पोजल 5। लॉस ऑन डिस्पोजल 5। लो मेरे भाई, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि और कोई अमाउंट गिवन है एडजस्टमेंट के लिहाज से। इंटरेस्ट है ही नहीं और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हुजैफा कहता है कि प्रॉफिट कैसे आया। हुजैफा भाई ये देखें, आपने शायद देखा नहीं, पहली एडजस्टमेंट में देखें ना, 184 वाला एसेट 203 में बेचा है। 184 वाला एसेट 203 का बेचा। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 1829 1829। चले जनाब, अब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आ जाओ। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं। ये आपके पास करंट एसेट्स हैं 1292 से 1952। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 6x0 इंक्रीज है तो आउटफ्लो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज आ रहा है। सेवन 3। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेकर चलते हैं। कैश एंड कैश भी उधर ही चला जाएगा। उसके बाद पेएबल पे आ जाओ। डिविडेंड पेएबल इधर नहीं आता, इनकम टैक्स पेएबल भी नहीं आता। ट्रेड पेएबल आता है 899 से 903। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल फोर से। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल
400 का मैसेज मुझे मिल रहा है। चलें जी। उसके बाद आ जाएगा टैक्स पेड। ब्रॉड ऑन प्लस फॉर द ईयर माइनस कैरिड ऑन, तो कैश आ जाएगा। या लेजर बनाएंगे या वन लाइन वर्किंग करेंगे, लेकिन दोनों को करने के लिए आपके पास वो अप्रोच होना सही तरह से जरूरी है। ब्रॉड ऑन है टैक्स का जनाब 257 प्लस फॉर द ईयर, बल्कि ओपनिंग क्लोजिंग का आप डिफरेंस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ओपनिंग ब्रॉड ऑन माइनस कैरिड ऑन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है। टैक्स फॉर द ईयर है 310, माइनस कैरिड ऑन, और टैक्स का कैरिड ऑन है हमारे पास 312। या इस तरह से वर्किंग करेंगे या फिर इसका लेजर बनाएंगे, जो आपको इजी लगे वो आपने करना है। या वर्किंग का रेफरेंस देकर टैक्स पेबल का लेजर बना लो। अभी मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं कि जिसको जो आसान लगे। ब्रॉड ऑन 257, कैरिड ऑन 312 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 310। जो डिफरेंस आएगा वो कैश के वजह से आ जाएगा 250। फिर हम वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। लो जनाब, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 145। अब चलते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर, जो कि इसमें अच्छी एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छी, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, पिछले क्वेश्चनों से थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। इन्वेस्टिंग सबसे पहले उसने बताया हुआ है ना, वो तो पहले लिखें जो उसने बताया हुआ। परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने बता दिया था। परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट $312। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 203। ये भी क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया। फिर उसने बताया हम फर्नीचर एंड फिक्सचर का में लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसका परचेज नहीं बताया। यहां पर वर्किंग लिखेंगे। जी जनाब, जो एसेट बेचा है वो 100 का था, 95 में बेच दिया। फिक्सचर एंड फिटिंग का हमें लेजर बनाना पड़ेगा चेक करने के लिए। फिटिंग एंड फिक्सचर के कोई खरीदा तो नहीं है। ब्रॉड ऑन 1381, कैरिड ऑन 1296, डिस्पोजल 100, डेप्रिसिएशन
गिवन है इसकी डेप्रिसिएशन 351। लो जनाब, अब इसको क्लोज करेंगे और अगर डिफरेंस इसका डेबिट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब है नया एसेट खरीदा है 366 के नाम से। ठीक है जनाब, तो परचेज ऑफ फिटिंग एंड फिक्सर। एक बात याद रखें, जब भी किसी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो उसका लेजर बना लिया करो। परचेज ऑफ फिटिंग एंड फिक्सर 366। कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल चाहो तो आप उन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते थे, अलग अलग भी लिख सकते। इन्वेस्टमेंट का जिक्र ही नहीं है तो बात खत्म होगी। हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 380। नेगेटिव में आ रहा है तो आउटफ्लो। चलें, अब इसमें मुझे लगता है जो आप लोग जिससे थोड़ा सा गलत किया होगा, जिसका गलत सवाल हुआ होगा, मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम की वजह से गलत हो सकता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चले जी, सबसे पहले आ जाओ जरा उसके अंदर। यहां पर आप 322 के नाम से आपको डिविडेंड नजर आ रहा है, यहां पर आ जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई हो तो तब आप लेजर बनाया करो, ना एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई हो तो सिर्फ डिफरेंस ले लिया करो। अब इक्विटी कैपिटल 4200 से 4500 हो गया। इक्विटी कैपिटल 4500 से, कुछ लोगों का कहना है कि आवाज में इशू आ रहा है, मेरे ख्याल में यहां से तो ओके आवाज। हाँ, आवाज का इशू नहीं है। अगर किसी को इशू आ रहा है इन केस, तो वो काइंडली अपनी लोकेशन या रीस्टार्ट करें, एक दफा एग्जिट करके दोबारा एंटर करें। चले वापस आए जी। दोबारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम डिस्कस कर रहे थे और बात कर रहे थे आपके टाइम सेव करने की। तो सुनिएगा प्लीज, अगर शेयर कैपिटल का एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई जिक्र हो तो तब तो आप उसका लेजर बनाया करो, अदरवाइज डायरेक्ट डिफरेंस लिख लिया करो, क्योंकि इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट और डिविडेंड तो आना नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का लेजर अलग से बताया हुआ है। तो हम जस्ट इंक्रीज या डिक्रीज ले लेंगे। तो इंक्रीज इन कैपिटल 300 से है, इंक्रीज इन कैपिटल 300, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम 100। दोबारा सुनिएगा, अगर शेयर प्रीमियम हो चाहे शेयर कैपिटल हो, अगर इंक्रीज या डिक्रीज तब लिखते हैं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो तब सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो लेजर बनाना है, अदरवाइज इन डिफरेंस लिख लेना। उसके बाद डिविडेंड की बात की गई है।
डिविडेंड पेबल की इंफॉर्मेशन बताई है तो उसका भी लेजर बनेगा। जिसका भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो ना, डिविडेंड पेड वन लाइन वर्किंग भी कर सकते हैं या डिविडेंड का लेजर बना सकते हैं। ब्रॉड ऑन, कैरी डाउन। जी मेरे भाई, ब्रॉड ऑन हमारे पास डिविडेंड पेबल का है 154 और कैरी डाउन 132 और कैरीड ऑन है 154। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिविडेंड गिवन है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर गिवन है, हम उसे रिटेन अर्निंग या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। रिटेन अर्निंग या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। उसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना प्लीज, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज नहीं है। क्लोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश 300। तो ये हमारे पास डिविडेंड पे आ जाएगा। वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे 300। जी जोहा, आपका क्या सवाल है? अच्छा, 322 कैसे आया? देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पर, ये आपने शायद ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नोट में देखें तो डिविडेंड फॉर द ईयर गिवन है। ये नेक्स्ट पेज के बिल्कुल पहली एडजस्टमेंट। अगर ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड ना होता तो ये जो 322 था यही पेड समझा जाता। अब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग गिवन था तो जो ये फॉर द ईयर है इसका लेजर बना लेंगे। जी मेरे भैया आ जाएं फिर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 100 सी। तो नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? 145, 380, 100। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है? डिक्रीज है सर। डिक्रीज आ रहा है। तो डिक्रीज लिख ले। नेट डिक्रीज इन, क्या मेरे पास वो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था क्या? नहीं सर, बैंक ऑर्डर गिवन नहीं है। तो फिर कैसे डिक्रीज आ सकता है? कहां पर घपला किया? नहीं सर, डिक्रीज ही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। उसके बाद अच्छा, फिर वो अच्छा वो ऐड कर देंगे। यस नेट सर। डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। जी जनाब, कितना डिफरेंस आ रहा है? नेट चेंज कितना आ रहा है? 135 से 135। एड ओपनिंग कैश एंड कैश। इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा आंसर आ जाएगा। जी वर्किंग कर लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की।
जी, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी मेरे भाई, कैश हमारे पास और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट साथ साथ ही गिवन थे करंट एसेट्स के अंदर 1050 और 197 और 1050। टोटल कितना आ गया जनाब? 1247। क्लोजिंग में हमारे पास है 512 और 600, 512 और 600, तो ये हमारे पास आ गया डबल 1112। ट्रिपल 12, तो ये प्लस करेंगे, सॉरी ओपनिंग है 1247, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके हो गया जनाब? ये क्वेश्चन आपने लाजमी बार बार प्रैक्टिस करने हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 11 में तो कोई इशू नहीं था आपको। अब थोड़े अच्छे सवालों पे जाना है। चले जनाब, अब मैसेज करना बंद कर दे, वो अब बीप की आवाज आ रही है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14, ये कल का जो काम है आपका, एक क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि कल है भी हमारी फिजिकल क्लास, तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा तरीके से हम डिस्कस भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपने कल 2 सवाल करके आने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 और 15, और उसके बाद हमारे पास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कल हमारा बेसिक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जनाब? तो आपने कल क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करके आने, ठीक है? तो अभी आप चिल करें, 20 मिनट आपको पहले आजादी मिल गई। कुछ लोगों ने सवाल को कहा है कि जूम आउट कर देता हूं मैं, वो आप नोट कर लें। ज्यादा जूम आउट हो गया लगता है। शायद आपको नजर आ पाए। ये सवाल है जनाब अभी का, ठीक है? इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने करके आने हैं, और फिर वही कि जिसका सवाल नहीं होगा वो काइंडली क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर उसे कोई समझ नहीं लगनी, तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन करके आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब कोई बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा।